जितेंद्र सिंह जी भी कुछ ही देर में हमारे बीच हाजिर होंगे। श्री जितेंद्र सिंह जी प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और जम्मू कश्मीर के लिए मुख्य प्रवक्ता थे। 2014 के चुनावों में आप जम्मू और कश्मीर की ऊधमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद चुने गए। आप 6 पुस्तकों और मोनोग्राम के लेखक हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मेडिसिन संबंधी लगभग 1 दर्जन पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों में लेखन कार्य किया है। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है और मैं निवेदन करूंगी श्री प्रदीप राय जी से कि आप माननीय मंत्री जी को पुष्प दल और अंग वस्त्र प्रदान कर गौरव भूषित करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राष्ट्रीय जी से कि आप पेंटिंग और पुस्तक माननीय मंत्री जी को भेंट करें। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एपीएन न्यूज की एडिटर इन चीफ राष्ट्रीय जी को। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मंच पर आसीन सभी लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये कल्पना जो स्वदेश कॉन्क्लेव जो नाम रखा गया है, इसी से आप समझ सकेंगे कि ये कॉन्क्लेव महज एक बातचीत करने का मंच नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी तस्वीर पेश करने की एक कोशिश है और हम दोनों मिलकर भारत की तस्वीर किस तरह से बनाना चाहते हैं उसको समझने की और एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश है। जितेंद्र सिंह जी, आप जिस प्रदेश से आते हैं वो भारत का माथा है और भारत के मस्तक को एक तरह से उस पर सफलता की, उस पर चमकता हुआ तिलक लगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जिस तरह से कश्मीर और जम्मू को लेकर संशय अभी तक बना रहा था, वो संशय 140 करोड़ की इस देश की जनता के मन से निकालने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है और इसके लिए हम सभी अनुग्रहित हैं उनके, हम सभी उनका सम्मान भी करते हैं और उन्हें धन्यवाद भी करते हैं। क्योंकि आप देश के मस्तक से जुड़े हुए हैं तो देश का भविष्य किस ओर बढ़ेगा इसकी जिम्मेदारी बहुत हद तक आपकी हो जाती है और इसलिए खास करके मैं बताना चाहूँगी जितेंद्र सिंह जी के बारे में कि जितेंद्र सिंह जी देश के, आज हम 75 साल की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, वो उस नोट को बनाने में व्यस्त हैं जो 100 साल का है। 100 साल में भारत हमारा किस ओर बढ़ेगा इसकी कल्पना आपके कंधों पर है और जो भी कुछ आपने जो अभी तक शोध किया है और जो नोट आपने बनाई है वो किस हद तक हम लोगों के लिए ज़रूरी है, ये हमारे जानने की उत्सुकता भी है। रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कहते हैं कि किसी देश को यदि चलाना है तो उसमें शासन की व्यवस्था सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे मजबूत होनी चाहिए। आप जिस तरह से अभी तक इसको चला रहे हैं उससे हमें यकीन तो है कि शासन की व्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन आगे क्या, भविष्य में क्या? बहुत कुछ परिवर्तन अभी तक हमने देखा है, कई संशय हम सबों के मन में आते रहते हैं, कई बार आलोचनाएं भी हम करते रहते हैं मीडिया के लिहाज से, लेकिन आज आप ही के मुंह से सुनना हम चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में हम देश के प्रशासनिक व्यवस्था को किस तरह से देख रहे हैं। तो सीधे आप ही को आमंत्रित करती हूँ आपकी उस परिकल्पना के लिए जो हमें अपने भारत के भविष्य की सपनों को साकार होते दिखाएगा। जितेंद्र सिंह जी, आप।
मंच पर आसीन राजश्री जी, जिनके आपने अभी वक्तव्य सुना, बड़ा स्नेह भरा परिचय। राजश्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। जुनेजा साहब, राय साहब, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने स्वदेश कॉन्क्लेव का आयोजन करके जो काम हमारे जिम्मे है उसको निभाया। और जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस समय हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल से गुजर रहे हैं और आने वाले 25 वर्ष का क्या कल्पना चित्र रहेगा उसका भी मंथन चल रहा है। लेकिन आपने प्रशासन की बात की, तो जब हम आगे की कल्पना करते हैं तो ये अनिवार्य है कि हम पीछे के अनुभव को भी उसमें उपयोग में लाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सर्वाधिक अनिवार्य है ये समझना कि यदि प्रशासन की दृष्टि से हम बात करें, गवर्नेंस की दृष्टि से, जिसको लेकर के ये आयोजन हुआ है और जिसकी आपको भी अपेक्षा है, तो पिछले 8 वर्षों में जिस प्रकार का परिवर्तन, और मैं तो कहूँगा कि क्रांतिकारी परिवर्तन मोदी जी के शासनकाल में आया है, वो अपने आप में नींव है, बुनियाद है उस भारत के चित्र की जो 25 वर्ष के बाद होने वाला है। और चूंकि समय का अभाव है, जैसे आपने कहा, तो बहुत समय ना लेता हुआ मैं सूत्रबद्ध तरीके से आपको बताऊं कि इसके पीछे का आधार क्या था और आगे की यात्रा की क्या प्रेरणा रहेगी। हम अगर नज़र लौटाएं तो सबसे पहले मुझे यकीन है कि कभी कोई शोधकर्ता, विश्लेषक, इतिहासकार, शायद आपके भी चैनल में कभी इस बात का उल्लेख और चर्चा हो कि इन 8 वर्षों में या उससे पहले, चूँकि मोदी जी के 20 वर्ष अब संपन्न हुए हैं एज हेड ऑफ द स्टेट, एंड ही इज़ द फर्स्ट एवर इंडियन हु हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स एज हेड ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इस फिनोमिना का राज क्या है, क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, हम कह तो देते हैं। तो यदि 20 वर्ष तक एक गवर्नेंस मॉडल को सस्टेन करने का कार्य हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमारे लिए अनिवार्य है कि हम शोध करके, रिसर्च करके ये समझें कि उसके भीतर कौन से ऐसे बिंदु थे। शायद उसी में हमें आने वाले समय के लिए अपने लिए भी बहुत सारा सबक मिल जाए, बहुत सारा मार्गदर्शन मिल जाए। मुझे लगता है कि द हॉलमार्क ऑफ दीज 20 ईयर्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग 8 ईयर्स एज प्राइम मिनिस्टर वॉज द वेरी पर्सनैलिटी ऑफ मोदी हिमसेल्फ। अब पर्सनैलिटी की बात होती तो मैं क्या कहता हूँ, मात्र वो नहीं कि जो टीवी के स्क्रीन पर वो व्यक्ति दिखाई देता है, उस व्यक्तित्व के पीछे ऐसा क्या था कि वो एक ऐसा प्रशासन का मॉडल दे पाए जिसका अनुसरण किया जा रहा है, जिसका उदाहरण अब विश्व भर में दिया जाने लगा, और जो भारत के लिए एक अपने किस्म का एक नया अनुभव था। तो मुझे लगता है कि 3 बड़ी विशेषताएं मोदी जी की: हिज कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस, हिज कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, and his capacity to convert government campaigns into mass campaign। चूँकि समय का अभाव है इसलिए बहुत समय ना लेता हूँ, और चूँकि हम विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमें बताया जाता है कि बात केवल मात्र कहने के लिए नहीं कहनी है, उसके साथ तर्क होना चाहिए, द एविडेंस बेस्ड। तो एक एक उदाहरण देकर के मैं आपके सामने ये बात रखूँगा। सरकार बनने के 4-5 महीने के भीतर ही 2014 में 26 मई सायंकाल को सरकार ने शपथ ग्रहण किया था, लगभग 6-6:30 बजे, और सितंबर मास तक मोदी जी ने बरसों से चला आ रहा अंग्रेज़ों के समय का एक नियम कि गेस्टेड अफसर से आपने अपने दस्तावेज टेस्ट कराने, उसको समाप्त किया। नाउ दैट इज़ द कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस।
वो एक विरासत थी, इट्स अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर विच शुड हैव बीन डन अवे राइट एट द डॉन ऑफ द इंडिपेंडेंस, बट मे बी चूंकि स्टेटस को इस रहना सरल रहता है, कन्वीनियंट रहता है, इसलिए किसी ने उस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। और ये निर्णय लेकर के उन्होंने न केवल अपने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध करवाई, बल्कि एक संदेश भी दिया देश भर में कि नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी विच हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। जब 70% से अधिक आपकी जनसंख्या 40 वर्ष से कम अवस्था की है, तो भला अगर आप अपने युवाओं पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप देश का काम कैसे चलाएंगे? हाउ वुड यू डू बिजनेस विदाउट being able to trust the largest population segment of the country. दूसरा मैंने कहा इस कैपेसिटी टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट, उसका सबसे नुमाया उदाहरण है जिस प्रकार स्पेस टेक्नोलॉजी के विभाग के दरवाजे मोदी जी ने युवाओं के लिए खोल दिए। अभी तक अधिकतर हमारा स्पेस का विभाग गोपनीयता में काम करता था। हम भी जब विद्यार्थी थे आपकी तरह, तो कभी समाचार पत्र में एक छोटे से कॉलम में, रिमोट कॉलम में अंदर एक खबर छपती तो श्रीहरिकोटा का नाम पढ़ने को मिलता। वो कहाँ है श्रीहरिकोटा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने सुना, कभी कभी कोई रॉकेट लॉन्च होता था। इस विडंबना को दूर करते हुए आज से 2-3 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक निर्णय लेकर के उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया, और परिणाम ये कि 2 बरस के भीतर ही आज वहाँ पर 60 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। अभी पिछले ही सप्ताह 6 स्टार्टअप्स को इसरो ने आर्थिक सहयोग भी दिया है, और इतने प्रतिभाशाली युवा स्पेस में अपने प्रोजेक्ट्स, अपने प्रपोजल सबमिट करने के लिए आ रहे हैं। तो कितने वर्षों तक आप अनुमान लगाइए हमने इस प्रतिभा को पूरी तरह से निखरने से वंचित रखा। तो ये है कैपेसिटी टू टेक ब्रेक टैबूज ऑफ द पास्ट। क्योंकि एक रीति चली आ रही थी कि साहब ये तो बड़ा सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी वाला विभाग है, इसमें बाहर से कोई अंदर आए ना, तो अंदर क्या हो रहा है बाहर किसी को पता ना चले। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, टू कन्वर्ट अ गवर्नमेंट कैंपेन इनटू मास कैंपेन। हमने 70-75 वर्ष देखा सरकारी नेतृत्व आह्वान करता था किसी कैंपेन की, लेकिन जनमानस उसको आराम से, आसानी से अपनाने को तैयार नहीं होता। आपने देखा हमारे दो का कैंपेन कब शुरू हुआ था? 60 के दशक में, परिवार नियोजन का। उसका क्या परिणाम निकला, कितने आउटकम्स निकले, कितना सफल रहा, वो आपके सामने है। लेकिन मोदी जी ने एक बार लाल किले से कह दिया स्वच्छता। अब मैं नहीं समझता कि उस समय लोगों को कितनी गंभीरता से उस बात को सुना होगा। कुछ लोगों को हंसी भी आई होगी कि प्रधानमंत्री वहाँ पर टॉयलेट की बात कर रहा है, क्योंकि 15 अगस्त का जो संबोधन होता है इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस। लेकिन देखते ही देखते 2-3 महीने के भीतर आम जनता ने उसको अपना लिया, और हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में एक 9वीं कक्षा की एक बालिका थी, उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया और उसने परिवार से कहा कि जब तक मेरे यहाँ टॉयलेट नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगी। हमने जब सोशल मीडिया पे देखा तो फिर हमने डीएम के साथ संपर्क किया, और बाद में पता चला कि उस प्रकार के 200 और घर भी थे उसी बस्ती में, उस गांव में। देखते ही देखते 1 साल के भीतर 4 लाख इस प्रकार के टॉयलेट लोगों ने खुद बनवाए आग्रह करके। इसी प्रकार उसी क्षेत्र में एक 85 साल की महिला थी, उन्होंने अपने ऊपर एक जिम्मेवारी लेकर के घर घर जाना शुरू किया, केवल ये सुनिश्चित करने के लिए कि टॉयलेट है कि नहीं है। और ये सरकारी अभियान को जनमानस का अभियान बनाने में सफलता तब प्राप्त होती है जब नेता की विश्वसनीयता हो। लोगों को लगे कि जो कह रहे हैं मोदी जी, ये जो हमारा नेता कह रहा है कहीं ना कहीं हमारा भला है। हमने ऐसा होता देखा मात्र एक बार, शायद पहले जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि सप्ताह में 1 बार आपको रात का भोजन नहीं करना है, और लोगों ने स्वयं चूल्हा बंद कर दिया। अब शास्त्री जी या सरकार का कोई प्रतिनिधि वहाँ पर झांकने नहीं जाता था कि रसोई घर में खाना पक रहा है नहीं पक रहा है, लेकिन लोगों ने उसको अपनाया। तो ये विश्वसनीयता का प्रदर्शन मोदी जी ने दिया। और ये जो सुधार आए हैं प्रशासन में, ये इन्हीं कुछ एक उनके व्यक्तित्व के गुणों के कारण सफलतापूर्वक संपन्न हुए। अब दूसरा प्रश्न
कि 20 वर्ष तक ये जो गवर्नेंस मॉडल चला है, तो आखिर ये भी तो सोचना है। अगर कोई एक फिल्म 1 साल चलती है, जैसे हमारे ज़माने में चलती थी, वो संगम पिक्चर था, अब 1 साल चल गई, उस तरह उन्हीं दिनों उस तरह की फिल्में आती थी, तो भला क्यों चली भाई, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? तो एक शोध का विषय है। और मैंने कभी कभी जब इसको गहराई से सोचा तो मुझे लगा कि इसके 3 द हॉलमार्क्स ऑफ द गवर्नेंस मॉडल गिवन बाय मोदी इन द 20 years इज, पहला, सबसे बड़ी इसकी विशेषता कि इट हैज सस्टेन्ड इटसेल्फ फॉर 20 years, सो दैट इटसेल्फ इज अ यूनिक फीचर, एंड इट ऑल्सो प्रॉमिसेस टू स्टे फॉर फ्यूचर। दूसरा, इट हैज डिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। धीरे धीरे कोई भी नेतृत्व की व्यवस्था अपना जनाधार धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है, विशेषकर जो निर्वाचित सरकारें होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑन द कॉन्ट्ररी द रिटर्न्स एंड द डिविडेंड्स हैव इंक्रीज्ड ईच पासिंग डे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, अनुसरण करने वाली बात। और तीसरा, दिस इज अ गवर्नेंस मॉडल बिफोर अस which has grown stronger after every challenge it faced. आपको स्मरण होगा जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने आज से 20 वर्ष पूर्व, गुजरात में तो मुख्यमंत्री बनते ही वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया, भुज का, और जिस प्रकार से उन्होंने उसको संभाला वो दुनिया भर में उसका उदाहरण दिया जाने लगा। और आज ये जो 20 वर्ष संपन्न हुए तो उसके होते होते कोविड का ये की आपदा, और किस प्रकार से एन एडवर्सिटी वॉज कन्वर्टेड इनटू वर्च्यू, आज दुनिया इस बात को स्वीकार करती है। अब ये पूछा जाए कि ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये जो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की जिसका भी राजश्री जी ने उल्लेख किया, इनकी सफलता का राज क्या है? आखिर इसके पीछे भी तो बहुत चिंतन मंथन हुआ होगा। सबसे पहली बात जो अक्सर कहने में नहीं आती और शायद हम इतना सोचते भी नहीं, कि most of the governance reforms under Modi have been actually turned out to be social reforms. वो चाहे स्वच्छता है, चाहे उज्ज्वला है, वो आपके जीवन को भी सरल करती है, आपके स्वास्थ्य की भी चिंता करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसने न केवल, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे नियम जो बाधा थे हमारी जीवनचर्या में, उसको मोदी जी ने समाप्त किया। ये बात भी कभी कभी इतनी ज़्यादा कहने में नहीं आती कि इन लास्ट 8 years itself as many as 1600 rules have been done away with। उसमें वो था, जैसे मैंने कहा, अटेस्टेशन का कानून ख़त्म कर दिया गया, इंटरव्यूज़ की प्रथा समाप्त कर दी गई, पेंशन में हुआ करता था कि जो बेटियां तलाक ले चुकी हैं या सेपरेट हो चुकी हैं, उनको तब तक फैमिली पेंशन नहीं मिलती अपनी माता पिता की, जब तक वो के अदालत से उनको उस प्रकार की जजमेंट उपलब्ध ना हो जाए। उसको बदल दिया गया, क्योंकि कोर्ट कचहरी में मुकदमे 20-20, 25-25 साल चलते हैं, और ये तय कर दिया गया कि एक बार ऑडिट पिटीशन फाइल हो जाए तो उसको हक कह के उसको फैमिली पेंशन मिल सके। इसी प्रकार पेंशन की ही दृष्टि से देखें आप तो एक और नियम था सरकारी कर्मचारियों के लिए कि यदि कोई 10 साल से पहले, सर्विस से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्यपूर्ण, तो उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन उसके नाम की नहीं मिलेगी। उसको बदल दिया गया कि जब भी उसकी मृत्यु हो उसके परिवार को उसका अधिकार रहे। यानी अक्सर सरकारें और अधिकारी लोग भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये कहते हैं हमारे ज़माने में ये हुआ, मैंने ये किया था, बड़े गर्व से कहते हैं। हालांकि हर ज़माने में अपने गुण हैं, लेकिन अपना ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहता है साहब ये बच्चे भी बेकार हैं और पिछले भी बेकार थे। ये एक ऐसी सरकार होगी वाहिद जो इस बात पर गर्व करेगी कि हमने इतने सारे कानून हटा दिए, नया नहीं लाया, पिछले हटाए। बिकॉज इफ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड गवर्नेंस इज टू ब्रिंग ईज ऑफ लिविंग, और इसलिए सिंगल नेशन, सिंगल राशन कार्ड, सिंगल पोर्टल, सिंगल विंडो, हर जगह इस प्रकार के नियम लाने का प्रयास हुआ। इसी प्रकार अभी बात हो रही थी सरकारी कर्मचारियों की, तो उनकी दृष्टि से, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी गुमशुदा हो जाता,
और ख़ासतौर से जो आतंक प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ ऐसे वारदातें होती रहती हैं। लेफ्ट अफेक्टेड एरियाज़ है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वोत्तर है, जम्मू कश्मीर है। तो कानून ये कहता था कि 7 बरस तक उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उससे पहले उसका शव मिल जाए तो मिल जाएगी। कितनी संवेदनहीन, इनसेंसिटिव नियम बनाया गया था, हटा दिया गया अब उसको। यदि कोई व्यक्ति परिवार से जुदा हो जाता है तो उसके परिवार को दूसरे ही दिन पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर वो इत्तफाकन वापस लौट के आ जाए तो उसके वेतन में से उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस घमंड में ना रह करके कि हम नया प्रावधान लाए, हमने पिछले प्रावधानों की खोज करके उनको हटा करके जीवन को सरल बनाने का कार्य किया। दूसरा, एक नया कार्य संस्कृति, एक नया पॉलिटिकल कल्चर, वो मोदी जी ने लाया। अब जैसे अभी मैं बात कर रहा था 2 क्षण पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना की सूचियां बनाई गई, कलेक्टर को कहा गया सूची बनाइए कौन कौन इसका हकदार है, कौन कौन इसका ज़रूरतमंद है, और वहाँ पे मकान बनाया। किसी ने ये नहीं पूछा कि ज़ात क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है। ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार वोट आपने हमको दिया था कि किसी और को दिया था। और अगर आप गहराई से सोचें, और जो लोग राजनीति से जुड़े हैं वो चाहे बोलेंगे ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये समझेंगे कि दिस इज अ ह्यूज डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर पॉलिटिकल नॉर्म्स। हमने वो ज़माना भी देखा कि एक एमएलए हुआ करता था, एमपी हुआ करता था, कोई स्कीम आती तो पाइप अपने क्षेत्र तक पहुंचाता, उस मोहल्ले तक नहीं पहुंचाता जहां से वोट दूसरी पार्टी को जाता था। और इससे ना केवल संस्कृति बल दी, बल्कि लोगों का नेतृत्व के प्रति विश्वास बढ़ा। और तीसरा, प्रत्येक योजना में, प्रत्येक प्रशासनिक सुधार में ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक मॉडल्स अपनाए गए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक उदाहरण है। पहले यहाँ होता था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कौन तय करता था? मंत्री लोग तय करते, एमपी तय करता था। जिसका प्रवाह चढ़ता था अपने जिले को बैकवर्ड घोषित कर देता ताकि उसको स्पेशल ग्रांट्स मिलती थी। अब 42-43 मापदंड बनाए गए, कोई स्वास्थ्य का है, कोई शिक्षा का है, यातायात का है। उसके आधार पर कौन सा जिला किस स्तर पर खड़ा है, फिर वो तुलनात्मक ढंग से उस राज्य के उस मापदंड के नंबर 1 पर कैसे पहुंचे, और फिर जब उस तक पहुंच जाए तो उस इंडेक्स में, उस मापदंड में देश के अव्वल नंबर के जिले तक कैसे पहुंचे। एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाए, इसका डैशबोर्ड बनाया गया। और इससे लोगों का विश्वास भी बढ़ा, और जहां पर जिस चीज की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की गई। सीपी ग्राम्स की बात हुई, जो हमारे यहाँ ग्रीवेंस सिस्टम था। हमने पिछली सरकारों में ये भी देखा कि वेबसाइट बन जाती थी ग्रीवेंस की, कई बरस उसको विजिट नहीं किया जाता। उसी विभाग के, उसी सरकार के अधिकारी इतनी भी जहमत नहीं करते उसको खोल के देखते। नतीजा ये कि लोगों ने भी वो शिकायत दायर करनी बंद कर दी कि जिस चिट्ठी का जवाब ही नहीं आना तो चिट्ठी ही नहीं डालते लोग। आज स्थिति यह है कि जब ये सरकार आई थी 2014 में, तो प्रति वर्ष देश भर से केवल 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी, आज बढ़कर के 25 लाख हुई हैं। मेरे साथ उस दिन किसी ने व्यंग किया, सुनील जी भी बड़े साहित्य और कविता में रुचि रखते हैं, किसी पत्रकार ने कि इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी सरकार के प्रति शिकायतें बढ़ गई। तो मैंने कहा मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका उत्तर बाबा गालिब 150 बरस पहले दे गए थे कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। हमने टाइमलाइन फॉलो की है, प्रॉम्प्टनेस की है। आज 91 से 95% शिकायतों का निवारण 1 सप्ताह के भीतर किया जाता है। और न केवल उतना, शिकायतकर्ता को अधिकार दिया जाता है कि यदि वो मुतमईन नहीं है, क्योंकि अक्सर विभाग ये कह देते हैं कि साहब इसकी प्रमोशन इसलिए नहीं, इन कारणों से नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी असंतुष्ट रहता है, तो उसको ये भी अधिकार दिया कि वो दूसरे अधिकारी के ऊपर, उच्च अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करे, तब तक उसकी अपील कायम रहेगी। और जो जितने भी शिकायत करता है, हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है इसी विभाग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन नोएडा में। शिकायत खारिज होने के बाद शिकायतकर्ता को टेलीफोन करके पूछा जाता है। तो विश्व भर में एक चीज़ आ गई, अभी नया एक कल्पना आई है हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो शायद उस पर अमल करते हुए ये सारी बातें, जो नागरिक की भागीदारी की हम बात किया करते थे, उसको ज़मीन पर, धरती पर कैसे उतारना, इसकी चिंता हुई है।
और चूंकि समय का अभाव है तो इन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष क्या होगा। जाहिर है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि अमृत महाकाल, और 25 वर्ष के बाद जब भारत या आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह बनाएगा और निश्चय ही भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा, तो उसका चित्र कैसा होगा, उसकी तस्वीर कैसी होगी और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। प्रश्न ये है। भावनात्मक ढंग से भावुक होकर कहना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या हमने उसके लिए कोई योजना बनाई है क्या? आज स्थिति ये है कि विश्व मोदी जी की ओर देख रहा है, भारत की ओर देख रहा है, भारत की अगुवाई को स्वीकार करने को भी तैयार है, लेकिन क्या हम अगुवाई करने को तैयार हैं क्या? और इसके लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि 25 वर्ष के बाद दुनिया का क्या चित्र होगा, दुनिया की क्या तस्वीर होगी। और ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज वी ऑफन टेंड टू लुक एट 2047 थ्रू द प्रिज्म ऑफ 2022। और जैसे हमें रिसर्च में सिखाया जाता था कि पर्सपेक्टिव के लिए रिट्रोस्पेक्टिव जाओ, तो आप 25 वर्ष पहले जाइए पीछे, तब क्या था, और फिर कल्पना करिए कि वो अगर यहाँ नहीं है तो आज वाला वहाँ कैसे होगा। अब क्या था, आज से 25 वर्ष पहले कौन सा साल था? बेटी हिला रही है सिर। बेटे कौन सा साल था 25 साल पहले? 1997 कह रही है। देखिए, बच्चे हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं। तो 1997 में सबसे क्रांतिकारी प्रशासनिक सुधार क्या थे? कोरियर सर्विस आई, डाकखाने बंद हो गए। बच्चे ने नहीं देखा होगा, आपने हमने देखा। एसटीडी बूथ खुल गए, नेताओं के पास, राजनीतिकों के पास कार्यकर्ता जाते थे, साहब एक एसटीडी बूथ का लाइसेंस दिलवा दीजिए, औलाद पल जाएगी। लेकिन जब तक एसटीडी का लाइसेंस मिला तब तक एसटीडी बंद हो गए, औलाद जब तक बड़ी हुई तब तक एसटीडी का कोई बोलबाला बात हुआ। 25 वर्ष क्या था पहले? वो टी सीरीज कैसेट आते थे, घर में जाके फिल्म देखते थे। आज आप बच्चों से बात करिए, वो हंसेंगे आप पर, कि ऐसा भी ज़माना था। तो एक तो ज़माना बढ़ रहा है आगे और बड़ी तेज़ रफ्तार से, और ये गति दिन ब दिन बढ़ रही है। ये परिवर्तन की गति भी बढ़ती जा रही है। नॉट ओनली देयर इज अ चेंज बट द पेस ऑफ चेंज इज ऑल्सो प्रोग्रेसिव। इसलिए सबसे पहले हमने ये काम भी शुरू किया है, एक विजन 2047 का डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए मैंने ये सुझाव दिया कि हम पहले 2047 के इंडेसेस स्थापित करें। उस समय क्या मापदंड होंगे, प्रशासनिक अधिकारी का क्या रोल होगा, क्या भूमिका होगी, कलेक्टर की क्या भूमिका होगी, सिविल सेक्टर की क्या भूमिका होगी, कितनी भूमिका की होगी, भूमिका होगी भी कि नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही दुनिया चलेगी। ये सारी बातें हम जब समझेंगे तो फिर हम, लेकिन ये सुनिश्चित है कि जिस प्रकार टेक्नोलॉजी और विज्ञान के आधार पर आने वाले समय में दुनिया के मापदंड निर्धारित होने वाले हैं, भारत ने उसमें पहले से ही एक प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली है। चाहे आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, हम शुरुआत हमारी देर से हुई थी। जब रूस और अमेरिका चांद की धरती पर मानव उतारने वाले थे तो हम गा रहे थे चंदा मामा दूर के, बट देयर हैज बीन अ क्वांटम जंप। मैं कल ही कह रहा था एक सभा में कि नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिका ने उतारा चांद की धरती पर, उन्होंने चहलकदमी की वहाँ पर और कहा कि वन स्मॉल स्टेप जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य बोला, लेकिन आगे पीछे उन्हें जल की मौजूदगी नहीं दिखाई दी। ये हमारा चंद्रयान गया और वहाँ पर पानी की पिक्चर्स लेकर के आया। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन अ लीड, और जैसे मैंने कहा अब हमारे ऊपर ये दायित्व रहेगा कि हम आज से 25 वर्ष के बाद जब दुनिया हमारी तरफ देख रही हो तो हम उसको लीडरशिप देने का काम, जिम्मेवारी किस प्रकार निभाएं। इसीलिए बार बार मोदी जी इसको अमृत महाकाल कहते हैं। यकीनन ये वो महाकाल जो भारत को उस शिखर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।